हेलो। हाँ बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? नो सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। एमपीएम सर। ओके, यस मैंने सही अब कर आई। दिया। ओके। ओके बच्चों, तो मैं आपको ये बता रहा था अभी तक कि जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से करते हैं। एक कर्ली ब्रैकेट्स बना करके करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। और किसी बच्चे को नेचुरल नंबर होल नंबर्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैंने सिर्फ अभी आपको इतना बताया है कि क्लास 10th में 9th में आपको रियल नंबर्स का चैप्टर पूरा कराया जाता था। और रियल नंबर्स के चैप्टर में आपको बहुत बार बताया गया था कि व्हाट इज रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, क्या उनकी वैरायटीज होती हैं। ये वही होता है। तो रैशनल नंबर तो आपको 100% पता होंगे। अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं सभी बच्चों को कि व्हाट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को बच्चों हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जहां पर क्यू कभी जीरो नहीं होता। और पी और क्यू क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब ये होता है कि इनका वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो बच्चों, रैशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं। क्या कोई बच्चा बता सकता है क्लास में कि रैशनल नंबर के दो टाइप्स कौन से होते हैं? हम उनको कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को? तो कोई ऐसा बच्चा क्लास में जो इंटीजर एंड रैशनल नॉन नंबर की, इंटीजर। हाँ, क्या होता है बच्चों रैशनल नंबर के इसके अलावा क्या होती है वैरायटी? इंटीजर एंड नॉन ओके, इंटीजर एंड नॉन इंटीजर। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चों, रैशनल नंबर्स में आपने ये पढ़ा था कि ये दो तरीके से और एक्सप्रेस किए जाते हैं। कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं? एक होता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, अगर आपको याद हो तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। दीज आर द टू वैरायटीज ऑफ रैशनल नंबर। तो ये अब बात आपको आज भी पता होनी चाहिए, क्योंकि सेट्स के चैप्टर में इसको हम लोग कहीं ना कहीं यूज भी कर सकते हैं। तो सभी बच्चे जिनको अभी भी रैशनल नंबर की वैरायटी नहीं पता है, तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि जो रैशनल नंबर होते हैं बच्चों, वो दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग, यानी जिनका एंड हो जाए। जैसे जैसे आपने बताया जो इंटीजर्स होते हैं, लाइक दैट। जैसे हमने लिख दिया 2.5, 5.2, 2.25, सारे नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, है ना? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो जैसे 1.33, 1.33333 इस तरह से चलता चला जा रहा, या 0.33333 लाइक दैट चलता ही चला जा रहा, जिसको हम लोग 0.3 बार भी कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। आप सभी लोगों को रैशनल नंबर आई थिंक
9-10 वाला तो याद आ ही गया होगा कि सर ने बताया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले उनको हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जहां पर q कभी जीरो नहीं होता और p और q कोप्राइम होते हैं, यानी इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ये तो हो गया रैशनल नंबर। और इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों रैशनल नंबर को? एक होता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, जैसा कि आपने बताया, लेकिन एक और वैरायटी भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। सभी बच्चों को ये याद आ गया होगा। और बच्चों इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, है ना? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स आर इरैशनल नंबर्स। जैसे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, तो तुम बताओगे सर पाई की वैल्यू होती है 3.142362182132, इस तरह से लाइक दिस चलती चली जाती है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 1/3 क्या होता है, तो 1/3 आप कहोगे 0.3333333 लाइक दैट, ये चलता चला। तो बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 1/3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, और ये रिकरिंग है, इसलिए हम इसको 0.3 बार भी कह सकते हैं। लेकिन जो 3.1242 ऐसे कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर आता चला जा रहा है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में ये नॉन रिकरिंग भी है, यानी इसमें नंबर की जो पैटर्न रिपीट हो रही है वो रिपीट होने में कोई सिमेट्री नहीं है। जैसे 142 है तो फिर 362 आ गया, 182 आ गया, 136 आ गया, कोई पैटर्न नहीं है रिपीट होने का। तो इसलिए हम लोग पाई को क्या कहते हैं बच्चों? पाई को कहते हैं दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो पाई आपका क्या होता है बच्चों? इरैशनल नंबर। यस। तो बच्चों आई थिंक आप लोग को अब तो याद आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग क्लास 9-10 में कर रहे थे। अब हम लोग उसके आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स तो अब आपको याद होने चाहिए। z क्या होता है? z होता है बच्चों इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है? अगर हम कहीं भी z का सिंबल लेते हैं तो उसमें सारे इंटीजर्स आ सकते हैं। इंटीजर्स आप जानते हैं -5, -6, -2, 0, 1, 2, 3 लाइक दैट, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। तो बच्चों इंटीजर्स के सिंबल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। आई थिंक सभी को मेरी स्क्रीन एकदम साफ सुथरी नजर आ रही है। मैंने उसको और भी बड़ा कर दिया है। किसी को कोई बीच में प्रॉब्लम हो तो वो अपना आराम से पूछ सकता है। बच्चों q क्या होता है? q होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स मैं आपको काफी देर तक बच्चों बताया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये आपने क्लास 9-10 में भी देखे हैं और आज आपने दोबारा देख लिए और आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आज रैशनल नंबर क्या है। ओके, तो बच्चों r क्या होता है? r होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में तो सब कुछ आ जाता है। z प्लस अगर हम लिखते हैं तो z प्लस का मतलब क्या होता है बच्चों? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। z प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद बच्चों q प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। r प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो बच्चों जब हम लोग करेंगे सेट्स का रिप्रेजेंटेशन तो उसमें इस तरह के नोटेशंस हम लोग कभी कभी यूज करेंगे, और अगर आपको नहीं भी याद आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो उसमें आपको ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बच्चों अगर आपको सेट की डेफिनेशन लिखनी हो, वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एक सेट की डेफिनेशन भी होती है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन हम किसको कहते हैं? जिसको हम गिन पाए, जिसको हम डिफाइन कर पाए, उसी को हम कहते हैं वेल डिफाइंड। तो जो चीज डिफाइन हो सकती है दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड, जिसको हम काउंटेबल हो बता पाए, ठीक है? तो थोड़ी देर में हम लोग इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेफिनेशन का एग्जैक्टली क्या मतलब निकल के आ रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, या जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दो तरीके से बच्चों हम सेट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए बच्चों हम लोग एक फॉर्म यूज करते हैं जिसको रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म कहते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? तो अब हम इनको करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कह दिया आपको एक एग्जांपल के तौर पे, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाय 42।
तो ऐसे नेचुरल नंबर का सेट बताओ जो 42 के डिविजिबल हो, यानी 42 के आपको एक तरह से क्या बताने हैं, फैक्टर्स बताने हैं। तो 42 के फैक्टर्स क्या होंगे वो आपके पास लिखे हुए हैं। तो इसको अगर सेट में रिप्रेजेंट करना हो तो आप एक कर्ली ब्रैकेट बनाओगे और 42 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हो वो सारे उसमें डाल दोगे। तो आपके पास 42 के जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं उनको मैंने एक सेट में रिप्रेजेंट कर दिया। वो है 1 2 3 6 7 लाइक दैट, इस तरह से चलता चला जाए। तो बच्चों सेट को रिप्रेजेंट करना अभी आपने देखा कि किस तरीके से मैंने सेट को रिप्रेजेंट किया, लेकिन जो अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है वो रिप्रेजेंटेशन है रोस्टर फॉर्म में। इसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आपको क्या होगा, स्पेसिफिकली आपको सारे नंबर्स दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि 42 के सारे फैक्टर्स आप कैसे लिखेंगे, लाइक दैट। अगर मैं आपसे कह दूं कि रोस्टर फॉर्म में सारे इंग्लिश के अल्फाबेट लिखो तो आप किससे लिखोगे, AEIOU। दिस इज वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ा काम नहीं मैंने कर दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं द सेट ऑफ ऑड नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो कैसे लिखोगे, 1 3 5, इस तरह से डॉट 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 चलता चला जाएगा। आप कहोगे सर डॉट 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 कहां तक चलता चला जाएगा, तो हमने कहा ये सेट्स की वैरायटी होती है। सेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। तो अगर हम कह रहे हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स तो वो एक इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स या सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ये भी किसमें आता है, इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आता है। तो ये आप अभी उस पर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आपको यहाँ पर काफी बातें समझ में आ गई होगी कि सेट में हम लोग किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोग काफी बातें समझ चुके हैं। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन अभी रोस्टर फॉर्म के और करते हैं, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में भी आ जाएंगे। जैसे बच्चों आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो बच्चों इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों अगर हमें इसका सॉल्यूशन सेट चाहिए इस इक्वेशन का, तो ये काम आपके लिए काफी आसान है। आप ये सोचोगे सर ये तो क्लास 10th में हमने पढ़ा था, पॉलिनोमियल चैप्टर था, उसमें हम इसके फैक्टर करते थे और फैक्टर करने पर इसके नंबर ऑफ जीरोस आ जाते थे। उनको नंबर ऑफ जीरोस भी कह सकते हैं या नंबर ऑफ रूट्स भी कह सकते हैं, दोनों आप कह सकते हैं। तो बच्चों जब आप इसके फैक्टर करोगे इस इक्वेशन के, तो इस इक्वेशन के फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 2। और अगर नंबर ऑफ जीरोस चाहिए तो हम इनको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे, 1 और -2। तो अगर हम बच्चों 1 और -2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इन फॉर्म ऑफ सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशन अभी जस्ट आपको बताया है, तो आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे, उसके दो जीरोस को यानी उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देंगे आप किसमें, रोस्टर फॉर्म। तो आई थिंक आपको इतनी देर तक रोस्टर फॉर्म तो क्लियर हो गया होगा। और इसके जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो लिमिटेड है, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आएगा, फाइनाइट सेट। क्योंकि मैंने आपको बताया फाइनाइट सेट्स में क्या होंगे, नंबर ऑफ पेयर्स जितने भी आपके पास होंगे सारे काउंटेबल होंगे, आप उनको गिन सकते हो। इनफाइनाइट का मतलब आपको नाम से ही क्लियर है कि वो खूब सारे हो सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहां तक आपको कोई अभी तक समस्या नहीं आई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक समझने में तो मेरे को अभी भी बता सकता है। तो मैंने आपको काफी देर तक समझाया कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग दो तरह से करते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, जो हम लोग रिसेंटली अभी पढ़ रहे हैं, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को भी अभी देखेंगे। तो बच्चों अब आप यहाँ पर काफी सारी बातें धीरे धीरे सीखते चले जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन से हम लोग को काफी सारी बातें और भी क्लियर होंगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ, अब बच्चों यहां पर देखिए एग्जांपल 3 की तरफ, एग्जांपल 3 पे आ जाइए। आपके सामने एग्जांपल 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एग्जांपल 3 में, राइट द सेट ए के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट डॉट, ये चलता चला जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट सेट, सेट क्यों है, क्योंकि वेल डिफाइंड है, हम इसको गिन सकते हैं, बता सकते हैं उसमें क्या है, और इनफाइनाइट भी है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है कि आप उसको एक लैंग्वेज, एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करोगे।
अब स्टेटमेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। जैसे आपको 1, 4, 9, 16, 25 इसमें क्या नजर आ रहा है, इसमें सब में कॉमन बात नजर आ रही है कि ये सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो आपको ये क्या नजर आ रहा है कि एक एक कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी इतना बड़ा सा रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा, वो रिप्रेजेंट कर रहा नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर, इंटीजर्स के स्क्वायर नहीं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिख रहा है ना। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर उसने लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको पढ़ेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिए। हम लिखेंगे, लिखने का तरीका, बोलने का तरीका जरा समझिएगा। x is defined such that x is the square of natural number। तो आपने देखा कि मैंने इस बड़ी से सारे नंबर्स को एक ही झटके में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया स्टेटमेंट वाइज। दिस इज x is defined such that x is the square of natural number। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें तो और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x is defined such that x is equal to n square। अब आपको n पे रेस्ट्रिक्शन डालनी होगी कि n क्या है, तो आप कहोगे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो अगर n 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 2 होगा तो 4 आ जाएगा, 3 होगा तो 9 हो जाएगा। तो बच्चों अगर इसी तरीके से सेट ए के अंदर अगर आपके पास लिखा रहता 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो आप क्या लिखते अपने स्टेटमेंट में, आप लिखते x इज इक्वल टू n क्यूब लिखते और बताते यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आने लगी होगी अब धीरे धीरे कि अगर हम सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो सेट्स के रिप्रेजेंटेशन में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात आपको अब क्लियर हो गई होगी काफी ज्यादा। बस आपको ये बोलने आना चाहिए कि x इज डिफाइंड सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? Yes. ओके Yes. तो बच्चों ये काफी छोटा सा टॉपिक है, इसमें आप लोग को एकदम पेशेंस रखते हुए बस पढ़ लीजिए। इसके बाद मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी, मॉड, फंक्शंस, सब आप वहां पे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कोई बड़ा टॉपिक नहीं होता है, काफी इजी टाइप होता है। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें करना कुछ नहीं है, बार बार सेट्स का रिप्रेजेंटेशन करना होता है, डिफाइन करना होता है, कभी कभी बताना होता है कि वो सेट है कि भी नहीं है, लाइक दैट। इसी तरीके से क्वेश्चन चलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर आप हमारे साथ एग्जाम्पल 4 भी कर सकते हैं। दिस इज एग्जाम्पल 4। आपके पास एक सेट का रिप्रेजेंटेशन दिया है, इस सेट को आप सेट मान लीजिए ये A है, तो A इज इक्वल टू आपका क्या गिवन है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में हर बार नंबर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देगा। और ये कोई इनफाइनाइट सेट नहीं है कि चलता चला जाता है, ये कहीं पे रुका है जाकर के। तो अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 1/2 और 2/3 एज इट इज कोई नंबर तो है नहीं कि आप उसको लिख दो कि ये नेचुरल नंबर है, या लिख दो आप होल नंबर है, ऐसा तो लिख नहीं सकते हो। इसलिए आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि x इज डिफाइंड सच दैट आपका x एक रिलेशन से चल रहा, और वो रिलेशन क्या है बच्चों, वो रिलेशन है n अपॉन n+1 से, जहां पर n आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। n आप कैसे रेस्ट्रिक्ट करोगे, n इज लाइंग बिटवीन 1 to 6। हो सकता है इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो कि इसको कैसे बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बोलना सिखा रहा हूं। इसको कहते हैं n इज लाइंग बिटवीन 1 to 6। और बच्चों यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इक्वल के साइन का मतलब ये होता है कि इसमें 1 भी इंक्लूडेड है और 6 भी इंक्लूडेड है। समझ में आया, इसमें 1 भी इंक्लूडेड है और 6 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि बच्चों आपको n तो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ना, और अगर आप n रेस्ट्रिक्ट नहीं करोगे उसमें n तो फिर पढ़ते ही चले जाएंगे नेचुरल नंबर, और ये एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। और गिवन सेट आपका इनफाइनाइट सेट तो था नहीं, वो तो फाइनाइट सेट है, और उसका लास्ट नंबर क्या है, 6/7। तो जब आप आखिरी में जब n लाइक कर रहा 1 से लेकर के 6 तक,
जब आप आखिरी में 6 लोगे तो 6 इसमें डालते ही क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 6/6 + 1 दैट इज 6/7, और वही आपका लास्ट नंबर है। बस आपको इसमें अभी हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन आपको इनइक्वालिटीज का चैप्टर जस्ट इसके बाद अब पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बोलने का तरीका बता रहा हूँ, उसको बोलने का तरीका होता है कि n इज लाइंग बिटवीन 1 to 6, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो n जो है 1 से बड़ा है, देखो n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 6, तो इसका मतलब n कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से बड़ा 6 से छोटा। इसका मतलब n क्या क्या हो सकता है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो मतलब हुआ। तो ऐसी कोई इसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं है, लेकिन अगर आपको कम समझ में आ रहा तो मैंने इसको इसीलिए आपको 2 बार बताया अभी है, लेकिन अभी भी नहीं समझ में है तो आप उनको बता सकते हो। अब n की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास पूरा यही रिलेशन आ जाएगा जो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, बोलो भाई समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके Sir, you cannot use between, sir. The boundaries are exclusive in between, sir. हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, समझ में नहीं आ रहा है। एक बच्चा शायद उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं, वो उसको ऐसे लिखने के लिए कह रहा है। यस बेटा बताइए। If you are using the term that n is between 1 and 6, हाँ हाँ, so that's wrong because, sir, in between the boundaries are exclusive, sir. But n is inclusive of both 1 and 6. हाँ बेटा जो आप कह रहे हो वो भी कह सकते हैं, आपका तरीका सही है कहने का, लाइन बिटवीन या इन बिटवीन या जैसे भी आप कह रहे हो वो भी सही है, ठीक है, लेकिन उसकी करेक्ट लैंग्वेज वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने जो टर्म्स में कह रहे हो वो भी सही है। दिस इज n इज लाइन बिटवीन 1 to 6 वेयर 1 and 6 आर इंक्लूडेड। ये अलग से नहीं कहा जाता है 1 and 6 आर इंक्लूडेड, ये यहाँ पर खुद ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि n और 1 पे मतलब देखो ध्यान से यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, देखो दिस इज द साइन ऑफ इक्वालिटी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लेस देन, ये जो साइन है इसको हम लोग कहते हैं n इज ग्रेटर और इक्वल टू, और इसको हम लोग कहते हैं n इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज द साइन। तो इसका मतलब ही यही है बेटा कि वो 1 और 6 इंक्लूडेड है। तो बाय द वे आपको ये इनइक्वालिटीज चैप्टर में और भी पढ़ाया जाएगा, और आप जो कह रहे हैं उसका वही मतलब है, ठीक है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम लोग बच्चों यहाँ पर बताते हैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स आपसे मैं पूछूंगा। तो जैसे एक्सरसाइज 1.1 ये जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किए करने के लिए, तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसका आपको जवाब देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया, जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो ये सेट है कि नहीं, पहले तो आप देखो, तो तुम आप कहोगे कि ऐसे मंथ्स चाहिए जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो जे से स्टार्ट होने वाले हम उनको बता सकते हैं, गिन सकते हैं। जे से स्टार्ट होने वाले या तो जून होगा या तो जुलाई होगा, लाइक दैट आप उसको बता सकते हो ना। जब आप बता सकते हो तो इसका मतलब ये 100% क्या है बच्चों, ये एक सेट होगा। क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का उसे हम सेट कहते हैं, जिसको हम डिफाइन कर पाए, जिसको हम महसूस कर पाए, क्योंकि हम जून को भी महसूस कर सकते हैं और जुलाई को भी महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं दिस इज द मंथ ऑफ जून। और आप ही नहीं बता सकते हो, अगर हम किसी से भी पूछेंगे वो बता सकता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका व्यू अलग है और दूसरे का व्यू अलग है। मतलब वो अगर आप बोलोगे जून है, जुलाई है, जनवरी है, तो दूसरा बच्चा भी वही बोलेगा कि जे से स्टार्ट वाले होने वाली यही होंगे। तो ये 100% डिफाइंड है, ये सबके व्यू अलग अलग नहीं है, इसका मतलब ये सेट है। मेरे ख्याल से अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगर हमें ये कहता हूं तो क्या ये सेट होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर नो सर। हाँ, तो इसमें सभी बच्चों के व्यूज अलग अलग होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए आंसर।
हो सकता है आपके दिमाग में 10 मोस्ट टैलेंटेड कुछ और हो, हमारे दिमाग में कुछ और हो। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, मतलब आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ और आंसर हो, हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ और आंसर हो। आप हो सकता है सचिन को अच्छा मानते हो, अगर ये क्रिकेट का क्वेश्चन होता तो आप हो सकता है सचिन को अच्छा मानते हो, हम हो सकता है धोनी को अच्छा मानते हो। तो ये पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रहा है आंसर। तो इसलिए जब आप डिफाइन नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से और सबके व्यू अलग अलग हो, तो उसका मतलब वो सेट नहीं है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। आई थिंक आप अभी भी समझ गए होंगे कि ये क्या है। थर्ड क्वेश्चन पे आए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब भैया ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, हो सकता है फोर्ब्स की मैगजीन कुछ और निकाले, हमारी इंडिया की मैगजीन कुछ और निकाले, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, ये तो बार बार अलग हो सकता है। तो क्या बच्चों थर्ड वाला सेट है कि नहीं है? नो सर। नो सर। थर्ड वाला सेट नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ठीक है, सबकी मैगजीन्स अलग हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं 10 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बताओ, तो हो सकता है आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस बताओ, हो सकता है मैं गवर्नमेंट बताऊं। तो 10 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज तो बता ही नहीं सकते, ये बिल्कुल उस तरह से हो गया। आपके अकॉर्डिंग कुछ और अच्छा है, हमारे अकॉर्डिंग कुछ और अच्छा है। आपके अकॉर्डिंग थापर कॉलेज अच्छा है, आपके अकॉर्डिंग MIT अच्छा है, हमारे अकॉर्डिंग IIT अच्छा है। तो ये सारी चीजें अलग अलग चीजें हो जाएंगी, इसलिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये पर्सन टू पर्सन बार बार वेरी कर रहा है आंसर। ठीक है बच्चों? तो बच्चों जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आप समझ गए होंगे क्या है, सेकंड पार्ट भी आप उसका समझ गए आंसर क्या है। ठीक है, ओके बच्चों, अगर आप ज्वाइन ना कर पाए या कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइएगा। अभी मैंने देखा एक बच्चा काफी देर से रुका हुआ है। ओके ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी इसको किस तरह से करा जाता है। सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है, अगर हम उसको सेट कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, सभी बच्चों को उसका मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको समझ में आए किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं? यस सर। ओके, तो बच्चों फोर्थ पार्ट पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट होगा कि नहीं होगा? नो सर। यस सर। यस सर होगा। ओके, जैसे एक बात कर लो, जैसे हो सकता है आपको नहीं समझ में आए तो आप प्रैक्टिकल इसका एग्जांपल लेके देखो। जैसे मैंने कहा कि अभी हमारी ये क्लास चल रही है, उस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हम क्या बता सकते हैं क्या? कहोगे यस सर एग्जैक्टली बता सकते हैं, बता के दिखाइए। इसमें बॉयज हैं सिद्धार्थ, आदित्य, फिर आदित्य, अक्षित। ठीक है, हम बॉयज का नाम देखो ले रहे हैं ना, जब हम बॉयज का नाम ले रहे हैं क्लास में तो भैया हम तो उसको बता ले रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं हम बता नहीं पा रहे। तो आप प्रैक्टिकली उस चीज को जैसे ही सोचोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि हम उसको काउंट कर पा रहे हैं, डिफाइन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो वो सेट है, नहीं कर पा रहे हैं तो सेट नहीं है। तो इसका मतलब द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास इज द सेट। तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया कि ये सेट है। नेक्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। कहोगे सर यस सर। सारे नेचुरल नंबर लेस देन 100 ये तो हम बता ही सकते हैं, है ना। लेस देन 100 मतलब सर कहां से कहां तक है, 1 2 3 4 अप टू 99 तक है। तो सर 99 तक है तो हम तो उसको आराम से बता ले रहे हैं ना, उसको तो काउंटेबल है ना, एक फाइनाइट सेट है। तो सर ये तो सेट हुआ। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज 1.1 अब आप समझ गए होंगे कि इसको किस तरह से किया जा रहा है। वेरी इजी, बहुत कोई बड़ा काम नहीं है इस एक्सरसाइज को करना। तो आपको बच्चों मैंने दिखाया किस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। ये बात अब आपको स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या लिखा है बच्चों? लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। इस सिंबल का नाम होता है बच्चों बिलोंग टू।
और इस सिंबल का नाम होता है नॉट बिलोंग टू। दिस इज सिंबल इज कॉल्ड बिलोंग टू, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग टू। और जो दूसरा सिंबल है उसको हम लोग कहते हैं नॉट बिलोंग टू। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये बताइए, क्या जो 5 है वो सेट ए से बिलोंग करते हैं? कहोगे यस सर, उसका से रिलेशन है। Yes, sir. तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है 5 बिलोंग टू ए। कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन हुआ था ना, इजी। 8 बिलोंग करता है सेट ए से? कहोगे सर नहीं करता है, तो इसको लिख देंगे नॉट बिलोंग टू। तो कितने इजी क्वेश्चन है, इस तरह से आप सारे कर सकते हैं। 0 बिलोंग नहीं करता है, 4 बिलोंग करता है, 2 बिलोंग करता है, 10 बिलोंग नहीं करता। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब इतने इजी क्वेश्चंस तो आपने सोचे तक नहीं होंगे कि इतने इजी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? ओके, तो बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर कर दिया कि सेट को किस तरह से देखा जाता है, क्या उसका मेथड होता है। वो वेल डिफाइंड होगा तो आप उसको समझ सकते हो, गिन सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो वो वेल डिफाइंड है। और नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। कहने का मतलब अब जिसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करे वो सेट नहीं होगा, लेकिन जिसका आंसर पर्सन टू पर्सन सेम हो वो सेट होगा। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और उसका फर्स्ट पार्ट आप लोग देखिए, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिस इज ए इज इक्वल टू, कैसे लिखा है? कर्ली ब्रैकेट्स में सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और सेट बिल्डर्स फॉर्म में से आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? x is defined such that x is an integer and lying between -3 to 7। तो बच्चों -3 to 7, अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें -3 भी इंक्लूडेड नहीं है, 7 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो -3 और 7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आए वो आप हमको लिख करके दे दीजिए। तो आप कहोगे सर वो बहुत आसान है, आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन बना करके ज्यादा सोचना आसान होता है बिगिनिंग लेवल पे। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। तो -3 और 7 पर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए -3 और 7 जो क्या होंगे? एक्सक्लूडेड होंगे। क्या होंगे? एक्सक्लूडेड होंगे। और बाकी नंबर्स आपके इंक्लूडेड होंगे। तो आप क्या लिखोगे? जो इंटीजर्स होंगे -3 से 7 के बीच में, उनको आप अब लिख दो किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म। तो बच्चों कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? एक ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। दिस इज अ वे टू राइट इन रोस्टर फॉर्म। बच्चों इजी है कि टफ लग रहा है? Easy. Yes. चैप्टर काफी इजी है ये। ओके, Yes, sir. बी पार्ट की तरफ ध्यान देते हैं। बी पार्ट में क्या लिखा है, फिर से बोलते हैं उसको। x is defined such that x is a natural number less than 6। क्योंकि सर ये तो बहुत ही इजी है, 6 से कम नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5। ये आपके बी पार्ट का भी आंसर हो गया। कितना आसान है। तो बच्चों आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि नोट्स हम लिख नहीं पा रहे हैं तो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। तो क्या लिखा है इसमें? 1 2 3 4 5। आई थिंक आपको समझ में आ गया। थर्ड पार्ट देखिए जरा ध्यान से। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? x is defined such that x is a 2-digit natural number such that the sum of digits is 8। ओके, 2-digit नेचुरल नंबर जिनका सम 8 होता है, क्या वो आप बता सकते हैं कि आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा? क्या ये डिफाइंड है? क्योंकि सर सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइंड है, तो उसका मतलब हम इसका आंसर तो लिख ही सकते हैं। तो सर कैसे लिखना है? 2-digit नेचुरल नंबर और उन डिजिट्स का सम जो हो वो 8 हो। तो कहोगे सर वो 17 हो सकता है, क्योंकि 17 में 1 और 7 का सम 8 होगा। 26 हो सकता है, 35 हो सकता है, 44 हो सकता है, 53 62 71 80, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन आपको 2 डिजिट तक ही रहना है, 99 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 99 में 9 और 9 का सम 8 नहीं होगा, 18 होगा। आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं 2 डिजिट जिनका सम क्या हो? 8 हो।
तो इसका आंसर सेम रहेगा, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, सभी लोग इसका आंसर सेम बताने की कोशिश ही कर रहे होंगे, किसी का भी आंसर डिफर नहीं कर रहा होगा, इसलिए आप इस आंसर को लिख लीजिए। तो आंसर इस क्या होगा बच्चों, दिस इज 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71। ओके, एक नंबर और हो सकता है, उसका नाम है 80। तो 80 में 8 + 0 8 ही होगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, और फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं उसको। फोर्थ पार्ट में लिखा है x is defined such that x is a prime number which is divisor of 60। तो बच्चों हम लोग कैसे सोचेंगे, कहोगे सर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जैसे 2, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज इवन प्राइम नंबर विच इज 2, तो 2 से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको सारे वही नंबर्स लिखने जो खुद से ही डिविजिबल हो, जैसे उनका कोई फैक्टर ना हो, वो कंपोजिट ना हो। तो प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 के फैक्टर हो सकते हैं 3 × 3, 10 भी नहीं होगा 2 × 5 हो सकता है, सिर्फ 11, फिर 13, 15 भी नहीं होगा, 17। समझ में आया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आपको वैसे पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स इज 2, 3, 5 लाइक दैट, 7, 11, these are the prime numbers। ओके बच्चों, तो मेरे को करना क्या है, मेरे को 60 के फैक्टर्स करने, और फैक्टर्स करने के बाद हमें उसमें वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो प्राइम हो। तो बच्चों आपने 60 के फैक्टर किए, जब आप 60 के फैक्टर करोगे तो उसमें बता सकते हो प्राइम नंबर्स कितने हैं। 60 के खूब सारे फैक्टर करिए, जब आप करेंगे तो वो आएंगे 2 × 2 × 3 × 5। चेक कर लो, यही आ रहे हैं। यस सर। 60 के सभी बच्चे फैक्टर करें। यस सर। ये फैक्टर्स आते हैं ना करना, नहीं आते तो मैं ऊपर कर देता हूँ, जस्ट वेट। यस सर यही है। ओके, आते हैं फैक्टर करना, ठीक है। तो बच्चों 60 के फैक्टर क्या होंगे, वो होंगे 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, तो आपको उसमें बताना है इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से। प्राइम तो आप कहोगे सर 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, तो मैं आपको लिखना क्या है, आपको उसमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, क्योंकि सर ये तो बहुत इजी है, प्राइम नंबर सिर्फ होंगे 2, 3 और 5। दिस इज द आंसर, खत्म हो गया। और कोई फैक्टर मत लिख देना, 15 मत लिखना, 30 मत लिखना। समझ में आया, क्योंकि 15 और 30 लिख दोगे तो वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। आपको वही नंबर्स लिखने हैं जो प्राइम है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो कहोगे सर इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। अब ट्रिग्नोमेट्री में अगर टी 2 बार आ रहा है तो हम लिखेंगे उसको एक ही बारी, यानी हम सिर्फ टी लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, एम लिखेंगे, ई लिखेंगे, वाई लिखेंगे। हो गया, उसको मैंने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एफ कहोगे सर एफ भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो छोटा सा काम है। तो बैटर को लिखना है तो एक बार बी आएगा, एक बार ई आएगा, एक बार टी आएगा, ई आ चुका है तो फिर एक बार आर आएगा। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपके लिए अब बेहद आसान काम हो चुका है। ठीक है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम? बच्चों रोस्टर फॉर्म में लिखना आ रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. क्वेश्चन क्रॉप करके एक पेज अब क्रिएट कर लेता हूं क्वेश्चन क्रॉप करके, ताकि अगर आपको कम आ भी रहा होगा तो और समझ में आएगा। ये बच्चों मैंने क्वेश्चन क्रॉप कर लिया आपकी एक्सरसाइज का सीधा सीधा क्वेश्चन।
तो बच्चों आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, इसके आपको जवाब देने हैं। अभी आपने इसके पहले क्या किया था, आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब आपके पास रोस्टर में दिया गया है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी जस्ट उल्टा काम करने के लिए आप रेडी हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे। क्या कोई बच्चा है इसको फर्स्ट पार्ट का आंसर बताने के लिए रेडी? दिस इज 3, 6, 9, 12। अगर हम बच्चों इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो तमन्ना बता रही है, बताओ बेटा। यस, ओके। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? कहोगे सर ये है 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो सर ये 3 के मल्टीपल्स हैं, है ना? ये क्या है? 3 के मल्टीपल्स हैं सर, ठीक है। तो सर अगर 3 के ये मल्टीपल्स हैं तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x इज डिफाइंड सच दैट x इज इक्वल टू 3n, जहां पर सर n क्या होगा? आपका नेचुरल नंबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ नेचुरल नंबर लिख दोगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर डालते ही वो तो 3 का टेबल बनता चला जाएगा, यानी 12 के बाद 15 भी, 18 भी, सब कुछ आता चला जाएगा। आपको क्या करना होगा? रेस्ट्रिक्ट करना होगा स्मॉल n की वैल्यू। कैसे रेस्ट्रिक्ट करोगे? कहोगे सर जो n है वो लाई कर सकता है 1 से लेकर के 4 तक, लाइक दैट। तो बच्चों आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको लिखा, किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। यस बेटा सौम्या क्या कहना चाहती हो बेटा? No, sir, I raised hand to give the answer. ओके सर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखना जरूरी नहीं है सर, आपने ऑलरेडी वो लिख चुका है राइट में। हाँ बेटा बताइए क्या कह रहे थे आप कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर ना लिखें? यस सर, सर आपने ऑलरेडी वो n का रिस्ट्रिक्शन लिख चुका है। अच्छा नहीं, लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि स्मॉल n क्या है। स्मॉल n नेचुरल नंबर है, ये आपको बताना पड़ेगा बेटा। स्मॉल n एब्रीविएट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, वरना आप अगर स्मॉल n को एब्रीविएट नहीं करेंगे तो आप 1 से 4 के बीच में तो खूब सारे नंबर लिख सकते हैं। तो वो 1.5 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, लाइक दैट। हमें सिर्फ नेचुरल नंबर को लेना है बेटा, इसलिए मैंने स्मॉल n को इंडिकेट किया कि दिस इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये ओके तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बच्चा कह रहा सर n बिलोंग टू z लिख दे। तो बेटा अगर n बिलोंग टू, अगर हम z लिख देंगे तो z का मतलब होता है बेटा सेट ऑफ इंटीजर्स। बेटा सेट ऑफ इंटीजर्स में -3 भी आएगा, -4 भी आएगा, -5 भी आएगा। तो अगर हम 3 इंटू -5 कर देंगे तो वो -15 हो जाएगा, और -15 इसमें है ही नहीं, है ना। तो अगर हम इंटीजर्स लिख देंगे तो वो इंटीजर्स में तो खूब सारे नंबर्स आ सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फिर आपको उसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए सबसे स्मॉल काम ये है कि आप उसको नेचुरल नंबर ही लिखें, ओके। वरना डेफिनेशन उसकी बढ़ती चली जाएंगी, आपको और ज्यादा डिफाइन करना पड़ेगा। जितने कम शब्दों में डिफाइंड हो उतना ही अच्छा होता है। दिस इज 2, 4, 8, 16, 32। तो बच्चों कुछ पूछना चाहते हैं? अगर नहीं पूछना चाहते तो अपने आप को कृपया करके म्यूट कर लीजिए, वरना कम समझ में आएगा। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको समझ में कम आए तो आप उसके एकदम पीछे ना पड़ जाए। अगर एक क्वेश्चन आपसे ना हो तो दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2, 4, 8, 16, 32। तो कहोगे सर ये क्या है? अब जाहिर सी बात है ये 2 का टेबल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 होता, फिर ये तो थर्ड प्लेस पे तो 8 है, तो उसका मतलब ये 2n तो आप नहीं लिख सकते हो ना। तो उसको क्या लिखोगे? कहोगे सर ये समझ में आ रहा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे तो लिखोगे। यानी x क्या बिलोंग कर रहा? x बिलोंग करता है सच दैट कि x क्या है? 2 की पावर n है, और जहां पर n क्या है? कहोगे सर n है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है।
अब नेचुरल नंबर तो खूब सारे हो जाएंगे, उसको रेस्ट्रिक्ट कर लो। तो n आपका है 1 से लेकर के कहां तक जा रहा, 5, क्योंकि 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप उसको वाइस वर्सा करिए, आप RHS को सिंप्लीफाई करिए, अपने आप LHS आ जाएगा, और LHS का मतलब ही RHS है। ठीक है, समझ में आ गया? जिनको कम समझ में आया होगा तो शायद अब वो धीरे धीरे समझने लगे होंगे कि सर वही काम कर रहे हैं जो बार बार सिखा रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो बच्चों, कोई 5 का टेबल थोड़ी नहीं है ये। मेरे ख्याल से ये 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 कहोगे सर बिल्कुल सेम है। आप लिखेंगे x इज डिफाइंड सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, जहां पर n अगेन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, एंड जो n है वो लाई करेगा 1 से लेकर के 4 तक। कितना इजी है? इजी है ना कि टफ है? इजी है सर। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, 2 4 6 लाइक दैट। बच्चों समझने पे अभी प्रेशर करिएगा, क्योंकि अभी आप लोग सब फ्रेशर हैं। एक बार समझने की कोशिश करिएगा, पूरा ना समझ में आया तो मेरे से पूछिएगा। तो बच्चों आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 4 6, और ये डैश डैश करके चलता ही चला जा रहा है। इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है, और ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 लाइक दैट, इस तरह से लिखा हुआ है। या तो ऐसे समझ लो ये 2 का टेबल है, या ऐसे समझ लो ये इवन नंबर है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करें? हमें तो लग रहा है ये सारे ही इवन नंबर से ही चलते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लो कि x is defined such that x is equal to 2n भी लिख सकते हैं, लेकिन n क्या लिखेंगे कि वो नेचुरल नंबर्स है, या डायरेक्टली लिख दो कि x is an even नेचुरल नंबर, ऐसे लिख दो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आपके मन में कुछ और है तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन वो लिखने के बाद ये देख लेना कि लेफ्ट हैंड साइड वाला आ जाए, उसका मतलब ये है। ऐसा ना हो लिखा आप कुछ और दो और उससे लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन बन ही ना पाए। ठीक है, तो लिखने वाले x इज डिफाइंड सच दैट x इज इक्वल टू 2n भी लिख सकते हैं, जहां पे n क्या नेचुरल नंबर है। और लेकिन नेचुरल नंबर उसमें रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इसलिए सिर्फ आप n बिलोंग टू नेचुरल नंबर ही लिख करके छोड़ देंगे। ठीक है, गलती से रेस्ट्रिक्ट मत कर देना, ये एक इनफाइनाइट सेट है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि तुम्हारा क्या x इज डिफाइंड सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 149 डॉट 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 100, ये क्या है? कहोगे सर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, लास्ट में 10 स्क्वायर तक जा रहा है। तो सर ये तो हो गया, काफी इजी काम है। x इज डिफाइंड सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और यहाँ पर जो n है आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्ट रहेगा कहां से लेकर के, एंड 1 से लेकर के 10। यस बेटा, तो सभी बच्चों को क्वेश्चन लिखने का तरीका तो समझ में आ गया होगा भैया सर को कितनी देर से मैं कैसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? यस बेटा बताइए। सर सेट बिल्डर फॉर्म सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं। हाँ बेटा, अगर तो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है बिल्कुल। मतलब अगर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसी को सोचते हुए आपको राइट हैंड साइड लिखना है, तो राइट हैंड साइड तो डिपेंड करता है लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डेफिनेशन अलग होगी तो राइट हैंड साइड की भी डेफिनेशन अलग होगी। सबकी एक डेफिनेशन नहीं हो सकती, वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या गिवन है, लाइक दैट। तो कभी कभी आपका स्टेटमेंट से ही काम चल जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें स्टेटमेंट से ही काम चल गया। लेकिन अगर आप उसको वैसे लिखना चाहो x इक्वल टू 2n, आप वैसे भी लिख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस में सीधा सीधा स्टेटमेंट ही चल जाता है, तो लाइक दैट, और कुछ नहीं है। तो बच्चों अभी आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो वो भी आप करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर लेते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देते हैं, तो उससे और भी ज्यादा बातें आपको क्लियर होंगी। मैं इसको क्रॉप कर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा समझा पाऊं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मैंने लगा दिया, ध्यान से देखिए। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आपको बताना है ये सेट बिल्डर फॉर्म से क्या बन करके आ रहे हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी ओवरऑल आप ये मान के चलो कि आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि एलिमेंट्स अगर आप लिस्ट करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, वो रोस्टर फॉर्म ही बन जाएगा। तो पहला पार्ट तो काफी आसान है बच्चों। पहले पार्ट के लिए आप क्या लिखोगे, कहोगे सर लिखा है x is defined such that x is an odd natural number। कहोगे सर ऑड नेचुरल नंबर तो कोई नहीं सब बता सकते, दिस इज 1 3 5 7 9, ये ऐसे करके चलता ही चला जाएगा। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इजी है ना, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान दो। लिखा है b इक्वल टू, क्या लिखा है उसमें, x is defined such that x is an integer, और वो इंटीजर लाई करता है -½ से 9/2, ठीक है, इंटीजर लाई करता है -½ से 9/2। तो बताएंगे आप -½ से 9/2 के बीच में कितने इंटीजर्स हो सकते हैं, और अगर नहीं बता सकते तो उसके लिए आप नंबर लाइन बना लो, आपको इंटीजर्स खुद ही दिखाई देंगे। ध्यान से देखिए, बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि आपको इंटीजर बताने हैं, लेकिन इंटीजर किस इंटरवल में बताने हैं, -1/2 से 9/2। तो -1/2 क्या होता है, वो होता है -0.5 होता है, ठीक है, और 9/2 क्या होता है, 4.5 होता है। इसके बीच में कितने इंटीजर्स हैं वो आपको बताने हैं। यस बेटा बताइए। हाँ अभी हम लिखते हैं बेटा, जस्ट वेट। तो -0.5 के बाद क्या आएगा, लिखना स्टार्ट करिए। एक आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो बेटा इसमें 9 इंटीजर्स तो नहीं है, इसमें तो इंटीजर्स सिर्फ इतने ही है, जैसे 0 1 2 3 4। बेटा 9/2 का मतलब 4.5 होता है, और 4.5 और -0.5 के बीच में बेटा जो इंटीजर्स होंगे वो इतने ही होंगे नंबर लाइन में, ठीक है। तो 4.5 के पहले बेटा 4 आता है, 4 के पहले 3 आता है, तो दिस इज अ नंबर लाइन। अगर आपको नंबर लाइन का आइडिया ना हो तो वो भी मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको नंबर लाइन फिर से बता सकता हूँ। और नंबर लाइन आपको अभी इनइक्वालिटीज का टॉपिक जो नेक्स्ट टर्न पे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाया जाएगा, तो उससे नंबर लाइन का आइडिया आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि नंबर लाइन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अभी किसी बच्चे को उसमें डाउट है कि -0.5 से 4.5 के बीच में जो इंटीजर्स होंगे उतने ही होंगे, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड डाउट है तो पूछो बेटा। थर्ड पार्ट का आंसर क्या है, लिखा है x is defined such that x is an integer। लेकिन वो इंटीजर क्या है, उसका स्क्वायर जो 4 या 4 से कम है। बच्चों ध्यान से देखिए, एक ऐसे नंबर लिखिए जिनका स्क्वायर 4 या 4 से कम है। ध्यान से सुनिए, यहां पर x जो है इंटीजर। अब वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका स्क्वायर जो है वो या तो 4 है या 4 से कम है। अब इंटीजर जब लिखा है तो आप अपने मन में ये ना सोचिएगा कि वो इंटीजर पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इंटीजर वो -2 -5 कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन दी हुई है कि जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसका स्क्वायर जो है, ऐसे नंबर्स आप लेंगे जिसका स्क्वायर 4 या 4 से कम होगा। तो वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, सर -2 हो सकता है, -2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, हो सकता है। -1 सर, -1 का मतलब, ओके ये बच्चे बार बार इतने सारे लोग मैसेज क्यों कर रहे हैं यार, क्या हो गया। ओके तनुज सर, ये देख लीजिएगा को क्या कहते हैं, बच्चों को वेटिंग में रखना है, क्या क्या करना है देख लीजिएगा। तो बच्चों क्या करना है, थर्ड पार्ट का आंसर, ओके ये आर्यन, ओके बच्चों जस्ट वेट करो, मैं देखता हूँ क्या हो गया।
आप लोग बार बार डिस्कनेक्ट कैसे हो जा रहे हो भाई? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, और 4 आपका आंसर हो सकता है। -1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 हमेशा लेस देन 4 होता है, ये भी एक आंसर हो सकता है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 लेस देन 4, यानी 0 4 से छोटा होता है, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 1 लिख सकते हैं, उसके बाद 2 लिख सकते हैं, तो दिस इज द आंसर। 3 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 9 जो होता है 4 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। तो बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसी को डाउट इस पे? ऐसा कोई बच्चा जिसको डाउट हो थर्ड पार्ट पे? किसी को नहीं है? ओके, थैंक यू। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है? एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या करना है, तो ऐसे ही लिख लो LOYA, बस कोई रिपीट मत करना, ठीक है? मैं दोबारा लिख देता हूँ, LOYA, ठीक है भाई, क्लियर? ओके, फोर्थ के बाद बच्चों फिफ्थ पार्ट में आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है? एक्स इज डिफाइंड सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। क्योंकि सर बता सकते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछना कि वो 31 डेज एक बार हाथ में गिन लेते हैं, हाथ मुट्ठी बंद कर लेते हैं, तो वो फिर जनवरी फरवरी कहते हैं, और उनको समझ में आ जाता है कौन सा मंथ 31 डेज का है, कौन सा नहीं है। तो बाय द वे, अगर आपको आइडिया ना हो पुराने जमाने वाला, तो आप मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा, या तो आप एक काम कर लीजिए, अपने सामने कैलेंडर लगा लीजिए, कैलेंडर से आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होते। सबसे पहले तो हर बच्चा बता सकता है कि फैब, वो तो 100% है। उसके बाद अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में 31 नहीं होते। फिर एक अप्रैल, फिर कौन सा होता है? जून होता है। फिर होता है सितंबर होता है, और सितंबर, अक्टूबर छोड़ देंगे, नवंबर, हाँ नवंबर हो सकता है। हो गया। और 31 दिसंबर तो सभी लोग जानते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है? सर क्वेश्चन काफी इजी है। सिक्स्थ पार्ट क्या लिखा है? एफ इज डिफाइंड सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन अ इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। ओके, तो बच्चों सिक्स्थ पार्ट का आंसर आप बता सकते हैं क्या होगा? I. तो आपको कॉन्सोनेंट लिखने हैं, इसमें वॉवल्स नहीं आएंगे, मतलब ABCD में ए जो होता है वॉवल होगा, तो जितने वॉवल्स हैं उनको छोड़ करके लिखना है, यानी कॉन्सोनेंट्स ABCDEFGHIJK। तो के से पहले, मतलब के से पहले वाले लिखने हैं, तो के से पहले वाले में वॉवल्स मत लिखिएगा बस, क्योंकि आपको कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो ए आएगा नहीं, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा नहीं, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, IFGH, ABCDEFGH, IJ, कितने लिखने? IJK, IJ आ जाएगा, ठीक है? वॉवल्स नहीं लिखने हैं, तो जे आप लिख सकते हैं। ये हो गया बेटा लिखने का तरीका, ठीक है? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यस सर। अब हर Yes, बच्चे sir. को इतनी देर में लिखने आ गया होगा कि सर बार बार सर कैसे कर ले रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में लिख लेते हैं, रोस्टर को सेट बिल्डर में लिख लेते हैं। काफी आसान काम है भाई, टॉपिक को टफ मत बनाओ, टॉपिक इज वेरी इजी। क्लास ओवर होने के बाद आपको ये पूरी एक्सरसाइज आपको फिर से करनी होगी अपने घर पे, ताकि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एम्प्टी सेट की तरफ। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का अंदाजा आपको लग गया होगा, उसको करना स्टार्ट करिए। पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे है, मैंने स्क्रीन को साइज बड़ा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको साफ साफ नजर आएगा, आराम से पढ़िए और इसका आंसर करिए। ओके, तो रेडी हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों सभी लोगों को पढ़ना है, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं मेरे को। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया? क्या लिखा है? मैच। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैच
each of the set on the left in a roster form. ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, match each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in set builder form. तो यस बेटा तमन्ना आपका हो गया? Yes, sir. ओके गुड। तो तमन्ना बेटा आप कौन से स्कूल में है बेटा? Jaipuriya. Sir, I was in Jaipur. Jaipuriya. Now I am shifting to Jain International. ओके ओके ठीक है। तो बच्चों 1 2 3 6 1 2 3 6 किसको बिलोंग करता है? ये मेरे ख्याल से बिलोंग करता है x इज अ नेचुरल नंबर और डिवाइजर ऑफ 6। मेरे ख्याल से पहले पार्ट का आंसर सी पार्ट है, तो ये बच्चों मैंने मैचिंग कर दी। ठीक है, यस बेटा सौम्या क्या कहना चाहती हो? हो गया? Yes. ओके 2,3 तो 2,3 का कौन सा होगा? 2 और 3 ये A प्राइम part. नंबर्स A हैं और डिवाइडर ऑफ 6 part. ए पार्ट है। यस यस यस, मैथमेटिक्स वाला तो देख के ही समझ में आ रहा है, D. डी पार्ट है। D. और फोर्थ पार्ट है 1 3 5 7 9, B part. तो जो बचा हुआ वही हो गया। कौन सा बचा है? बी पार्ट। B. कहोगे सर इतनी इजी एक्सरसाइज तो हमने कभी की ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग कितना टाइम हो गया? थोड़ा सा टाइम बचा है तो और भी थोड़ा सा कर ले। 6:30 हुआ है, तो 6:40 पे क्लास ओवर होती है ना, तो हम लोग 10 मिनट में अभी थोड़ा बहुत और करते हैं। आई थिंक अभी तक तो सबको समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज इज वेरी इजी। सभी बच्चों को सेट क्या होता है ये भी समझ में आ गया, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और इसके अलावा उसको डिफाइन कैसे करते हैं, रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है और आप सेट को लिखना, उसका रिप्रेजेंटेशन करना सीख चुके हैं। तो बच्चों अब देखिए जरा ध्यान से, आपके सामने एक हेडिंग डली है, नेक्स्ट हेडिंग द एम्प्टी सेट। कहोगे सर ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, एम्प्टी सेट है ना, तो सर इसमें कोई डेफिनेशन हम लोग याद थोड़ा ना करेंगे कि एम्प्टी सेट की क्या डेफिनेशन है, हम लोग सीधा क्वेश्चंस में आते हैं, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं, ये उसकी वैरायटी है। ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा क्योंकि कोई दूसरा आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा एमएल अग्रवाल पढ़ रहा होगा क्लास 11th की और उसमें सेट्स पढ़ रहा होगा तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उन्होंने एम्प्टी सेट को एम्प्टी सेट ना कह के वाइड सेट कहा हुआ है। ठीक है, क्योंकि दो सीबीएसई में क्या होता है, सीबीएसई में चलती है आरडी शर्मा एनसीईआरटी और उसमें चलती है एमएल अग्रवाल, है कंटेंट सेम लेकिन थोड़ा थोड़ा नाम बदल दिया जाता है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए आपको इतना दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, a set which does not contain any element is called the empty set, null set, void set। ये तो ऐसी नाम है और नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उस सेट में कुछ है नहीं, तो एम्प्टी सेट है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम दिखा रहे हैं। The empty set is denoted by the symbol 5। और बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं कंफ्यूजन में। एम्प्टी सेट का जो सिंबल होता है बच्चों, वो हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या हम लोग एक सेट बनाएंगे जरूर लेकिन उसको हम लोग खाली रखेंगे, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं डालेंगे। ठीक है, लेकिन कई बच्चे पता है क्या करते हैं, कहते हैं सर ये है एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन, ये देखो वो ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों दिस इज टोटली रॉन्ग, ये एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। अगर आपको एम्प्टी सेट को सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स बना करके क्या करेंगे, उसको आप खाली कर देंगे, उसके अंदर कोई एलिमेंट डाल के नहीं बोलेंगे कि वो एम्प्टी सेट। अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं जैसा कि मैंने आपने लिखा, तो ये एम्प्टी सेट को डिनोट नहीं करता है, ये डिनोट करता है कि ये एक सेट है जिसका एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम है 5। दिस इज कॉल्ड 5। समझ में आया? तो बच्चों आपको ये बात जरूर याद रखनी है क्योंकि यही बात इस चैप्टर को मेन बना देती है कि एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो मैंने आपको स्टेटमेंट में दिखा भी दिया है, ये थ्योरी आपके पास पहुंच भी जाएगी, तो आपको कोई दिक्कत वैसे आई नहीं होगी, आप समझ गए होंगे। तो एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन बच्चों मैं आपको फिर से बताता हूं,
मैंने स्क्रीन आपकी अचानक बड़ी कर दी है, आपको नजर भी आ रहा होगा। ये एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन है, या तो आप 5 से रिप्रेजेंट करेंगे या आप कर्ली ब्रैकेट बना करके उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ में क्या? सब लोग समझ गए? ओके बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपके पास एक पहला एग्जांपल है, छोटा सा। पहला एग्जांपल में क्या लिखा है? लेट ए, क्या लिखा है? ए को डिफाइन देखो किस तरह से किया गया है, पढ़ो जरा क्या डिफाइन किया गया है। इसके बारे में लिखा हुआ है ए के बारे में कि ए क्या है। कहोगे ए है सर, एक्स इज डिफाइंड सच दैट एक्स इज लाइंग बिटवीन 1 to 2 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक्स आप 1 से 2 के बीच में लाई करा रहे हैं और एक्स आप 1 से 2 के बीच में अगर लाई करा रहे हैं और उसमें एक भी नेचुरल नंबर हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर थोड़ा ना होगा। तो ए आपका क्या है? एक एम्प्टी सेट है, क्योंकि देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आती है कि फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में कि x इज लाइंग बिटवीन 1 to 2 और फिर लिखा है x इज अ नेचुरल नंबर। तो आप ये खुद सोचो, 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर आता है क्या? नहीं आता है ना। तो इसको अगर हम समझेंगे तो ये क्या है? एक तरह से एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है? एम्प्टी, है ना। क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे तो उसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हमको उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको बस ऐसे लिख करके छोड़ देंगे, बिकॉज दिस इज एम्प्टी सेट। या तो हम सिर्फ 5 लिख करके छोड़ देंगे। समझ में आया बच्चों? Yes. ओके। उसके बाद आप और भी देख सकते हैं, और क्वेश्चंस देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ एम्प्टी सेट। इसके एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ओके बच्चों, उसके बाद आप आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, नाम से ही आप क्लियर कर ले रहे हो कि नाम में फाइनाइट और इनफाइनाइट लिखा हुआ है। तो ये तो मैंने आपको अभी पढ़ते ही पढ़ते बता दिया था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट कौन से हैं, तो ये आप पढ़ते पढ़ते ही समझ गए थे। ठीक है ना। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, otherwise the set is infinite। very easy definition। ठीक है। तो infinite sets की कैटेगरी में जैसे मैंने आपको बताया था, the set of even natural number। तो even natural number तो अगर आप लिखोगे तो वो तो खूब सारे हो सकते हैं, that means it is infinite। तो finite और infinite set को देखना काफी आसान काम है। उसके बाद बच्चों ये सेकंड एग्जांपल देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? b इक्वल टू लाइक दैट, ये इतना बड़ा सा पार्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 और कह रहा है x इज अ रैशनल नंबर। ध्यान से देखिए, लिखा है x इज डिफाइंड सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इज अ रैशनल नंबर। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? कहोगे सर x स्क्वायर अगर इक्वल टू 2 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा? √2 होगा। और जितने नंबर स्क्वायर रूट में होते हैं वो क्या होते हैं? इररेशनल नंबर होते हैं। √2 इज, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इररेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, जैसे कि पाई। तो √2 की वैल्यू जब आप अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगी, इसलिए क्या है? इररेशनल नंबर। लेकिन ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स रैशनल नंबर। तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। √2 क्या है? इररेशनल नंबर। तो ये कैसा सेट हो गया? ये एक एम्प्टी सेट हो गया। बोलो बच्चों समझ में आया कि एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो बच्चों आज के टर्न पे हम लोग ने कहां तक पढ़ा है? हम लोग ने पढ़ा है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट तक आज हम लोग ने पढ़ा है। यहां तक हम आपको पीडीएफ नोट्स भी देंगे, इसको आप प्रॉपर तरीके से कॉपी में क्वेश्चंस कर लेना और मैं आपको एक्सरसाइज भी भेज दूंगा, वो भी आपको करना होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आप समझ गए 100%? ओके बच्चों, तो क्लास का टाइम मेरे ख्याल से 6:40 तक है ना बच्चों? यस। ओके बच्चों, तो क्लास का टाइम 6:40 तक है, तो अब हम लोग स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लेते हैं और हम आपसे कुछ बात भी कर लेते हैं तब तक।
तो सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर दें। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में क्या नहीं समझ में आया वो मेरे को एक बार बता दीजिए, तो उसके मैं फिर आपको और बता दूंगा। क्या सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir.